यार अगर सबका ईएमआई चैप्टर रिवाइज हो चुका है, प्रैक्टिस भी कर लिया, तो कर लो आज नया चैप्टर स्टार्ट, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर। भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ यार मैं बीच में कर लूंगा, 2 मिनट का रेस्ट, बस फटाफट पहले स्टार्ट कर लेते हैं, टेंशन ना लो। चलो भाई कर दूं स्टार्ट। यस Yes, सर। sir. चलो डन। यार हमने अब है ना 2 टाइप के सोर्स के बारे में पढ़ लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि भैया हम इस तरीके की एक बैटरी ड्रॉ कर रहे थे। जो ये बैटरी है, क्या ये सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है या ये सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट है? सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। तो यार हमें पता है कि 2 टाइप के करंट होते हैं, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और एक होता है हमारे पास डायरेक्ट करंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक तरीके का सर्किट बना देता हूँ कि भैया ये हमारा सर्किट, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से। तो बैटरी जो है वो है हमारा सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, इसलिए इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और फिर करंट हमारा वापस से कहाँ एंटर कर जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं क्या इधर करंट की जो वैल्यू है वो चेंज होगी, करंट का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो चेंज होगा, या सब कुछ कांस्टेंट रहेगा? भाई क्या हो गया, थोड़ा जोश दिखा दो यार। अरे हद हो गई। भाई इस केस में करंट जो भी फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करेगा। तो इस वाले केस में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, हमारे जो करंट की डायरेक्शन है वो कांस्टेंट रहेगी। हमारे जो करंट का मैग्नीट्यूड है, स्टार्टिंग में जब हम की को क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे, मैंने कल की क्लास में बताया था, स्टार्टिंग में जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू करेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद करंट हमारा कांस्टेंट फ्लो करेगा। तो मतलब अगर मैं इधर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इधर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी क्या है? कांस्टेंट है। तो इस टाइप का करंट जो बैटरी की वजह से फ्लो कर रहा है, ये करंट हमारा कौन सा करंट हो जाएगा? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट की खासियत मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब कुछ कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट करूं, करंट विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम, कि यहाँ पे करंट है और यहाँ पे टाइम है, तो याद रखना ये ग्राफ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बनेगा। चेक करके बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो कंप्लीट कर लो पहले यहाँ तक। डन सर। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। डन सर। अब अब जो हमें करना है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यार मैंने आपको ये भी बताया था ऑल्टरनेटिंग करंट का जो सिंबल होता है, सोर्स का सिंबल, वो हमारा कुछ एक जिगजैग लाइन की तरह रिप्रेजेंट होता है। तो सपोज फिर से ये मैंने एक सर्किट लिया, यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस है, और अब की बार मैंने इसको एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो अगर अब की बार मैं ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूं तो हमें पता है इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स की इक्वेशन क्या होगी, कि भैया हर एक इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू चेंज होगी, एंड ई इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे जैसे यहाँ पे हम टाइम चेंज करेंगे भैया हमारा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा। जैसे भैया अगर टाइम 0 ले रहा हूँ, मे बी वोल्टेज 10 वोल्ट होगा। अब टाइम 1 सेकेंड लूंगा तो वोल्टेज मे बी 12 हो जाए। टाइम 2 सेकेंड्स लिया तो वोल्टेज मे बी 14 हो जाए। तो इधर वोल्टेज कंटिन्यूअसली चेंज होगा। तो जब वोल्टेज ही चेंज हो रहा है तो जो ये करंट फ्लो करेगा, क्या इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी? इसकी वैल्यू भैया जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी तो वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि जब ईएमएफ वेरिएबल है तो करंट भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल। बिकॉज करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। लेकिन अब बात करो डायरेक्शन की, क्या डायरेक्शन सेम रहेगी या डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी?
सेम है। यार मैंने आपको बताया था ना, ईएमएफ हमारा साइनोसॉइडल फंक्शन है। साइनोसॉइडल फंक्शन है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्टली साइन वाला ग्राफ बनेगा, साइन वाला ग्राफ। नहीं ऋत्विका, डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। तो इधर हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब होगा क्या, हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए ये वाला बनेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और ये वाला बनेगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो हमारा जो करंट है वो हाफ साइकिल के लिए तो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, लेकिन जैसे नेक्स्ट हाफ साइकिल हो जाएगी तो देखो वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब है कि भैया इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर हो जाएगा और पॉजिटिव टर्मिनल इधर हो जाएगा। तो अब की बार जो करंट फ्लो करेगा नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए, फिर वो कैसा फ्लो करेगा? फिर वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की खासियत क्या होती है कि भैया जो करंट की वैल्यू है वो हर एक टाइम पे चेंज होती रहती है। देखो ये मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया ये करंट और टाइम के बीच में किया है। तो जब हमारा टाइम जीरो था करंट की वैल्यू भी जीरो, जब हमारा टाइम कुछ और था करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ I1, जब टाइम कुछ और रहा करंट की वैल्यू I2। तो करंट की वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अब यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर लिख लेना कि भाई डायरेक्शन कब चेंज होगी। तो याद रखना डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल चेंज हो जाएगी, आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। अब यहां तक आराम से चेक करके बताओ भैया, यहां तक भी कोई डाउट है या कुछ रिपीट करना? सर क्या है? चलो Yes, इसको sir. नोट डाउन करो और मेरे को 1 मिनट दो, आप इसको इतने नोट डाउन करो। आकाश आज किस बात की पार्टी भाई है? शिवानी आपका क्वेश्चन ये है कि सर ये वाला फॉर्मूला कैसे आया कि I इज इक्वल्स टू EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। हाँ आकाश तुमने देख लिया स्क्रीन पे, मुझे पता है मार खाओगे। चलो यार मैं इधर कह रहा हूं कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहाँ साइड में लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू IR। तो अगर मैं करंट का फॉर्मूला पूछूं शिवानी मैडम, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा? V बाय R। इधर बैटरी का जो पोटेंशियल है वो EMF होता है, तो यही बस सेम फॉर्मूला लिख दिया मैंने, V की जगह बस EMF लिख दिया, EMF बाय R। शिवानी क्लियर है आपको? गुड। भाई फटाफट कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो डन, बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट चीज पे। यार आप सबने ये छोटे छोटे टर्म्स पढ़ रखे होंगे, फिर भी एक बार बस चेक कर लो कि आपको ये सारे टर्म्स याद हैं या नहीं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? हर जगह आकाश उसी चीज के बारे में बात कर रहा है। भाई व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, जल्दी बता दो। क्या बिल्कुल डल रिस्पॉन्स, कल भी डल रिस्पॉन्स, आज भी डल रिस्पॉन्स। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? Reciprocal of time period. रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। डेफिनेशन क्या होगी भाई? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। हमारा ऑल्टरनेटिंग सोर्स कैसे प्रोड्यूस हुआ था? भाई मैंने इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया था, इधर साउथ पोल लिया था, और इसके बीच में एक कॉइल रोटेट करा रहा था, ऑसिलेट करा रहा था। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ये हमें किसकी वैल्यू देगा? ये हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देगा। जितना ज्यादा रोटेट करेगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उतनी ज्यादा उसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 बाय टाइम पीरियड।
फ्रीक्वेंसी का यूज कहाँ आएगा भैया, हमारे पास ई इंस्टेंटेनियस है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा कहाँ से आया यार, क्या मैं इस ओमेगा को रिप्लेस करके ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई एफ इंटू टी। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट, ओमेगा का Yes, sir. फॉर्मूला होता है थीटा बाई टी या फिर फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। क्या सबको याद आया? Yes, sir. तो मतलब हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब हर जगह की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भाई इंडिया में जो करंट फ्लो कर रहा है, जो वोल्टेज हमारे घर में आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? क्या किसी को पता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? किसी को आइडिया नहीं है? चलो कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी की बस डेफिनेशन लिख लो। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 बाय टाइम पीरियड। सिमिलरली टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड होगा भैया नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशंस। भाई टाइम पीरियड की डेफिनेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो प्लीज यार अब इधर ध्यान दो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यार मैं ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से टाइम, यहाँ पे करंट। ये छोटी छोटी बातें क्यों रिपीट करी गई हैं, इसको चीज को समझो। यार इस तरीके से मैंने इस ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल, एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल कंबाइंडली एक ऑसिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने कितने ऑसिलेशन ड्रॉ किए हैं? यहाँ पे मैंने एक सिंगल ऑसिलेशन ड्रॉ किया है। तो यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगा होगा उस टाइम को हम क्या डिनोट करेंगे? टाइम पीरियड Time डिनोट period. करेंगे कैपिटल टी से। एक बार चेक करके बताओ यहां तक की बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया जो डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो रही थी वो कितने टाइम में चेंज हो रही है, तो बताओ इसका आंसर आप क्या दोगे कि डायरेक्शन कितने टाइम में चेंज हो रही है? After half cycle. Equal. भाई वेरी गुड। अगर ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का टोटल टाइम कैपिटल टी है तो डायरेक्शन तो एक पॉजिटिव साइकिल के बाद ही चेंज हो गई। तो यहाँ पे टाइम कितना होगा? यहाँ पे टाइम आधा होगा। तो भैया अगर हम कहें कि भैया डायरेक्शन कितने टाइम के बाद चेंज हो रही है, तो वो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड के बाद चेंज हो रही है। लेकिन अगर अब मैं तुमसे पूछूं मैग्नीट्यूड के बारे में कि भाई मैग्नीट्यूड कितने टाइम के बाद चेंज हो रहा है, तो बताओ इसका आंसर क्या दोगे कि मैग्नीट्यूड कितने टाइम के बाद चेंज होगा? मतलब मैग्नीट्यूड कितने टाइम के बाद चेंज होने का मेरा मतलब है कि भैया मैग्नीट्यूड तो हर एक टाइम पे चेंज हो रहा है, लेकिन जो वैल्यू एक जगह में ले रहा हूं वापिस से सेम वैल्यू कब रिपीट होगी? क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? नहीं बेहाया ना, कोई बोल ही नहीं रहा। भैया इधर सुनो, सब लोग मैसेज खेल रहे हैं, इतनी देर में तो आप बोल दोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा भैया। मैंने सपोज इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है भाई। मैंने कहा यहाँ पे टाइम 0 होता है, यहाँ पे हाफ टाइम पीरियड हो जाता है t/2, यहाँ पे टाइम हो जाएगा t। मेरे को बताओ यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा लास्ट वाले पॉइंट पे? t + t/2। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा? 3t/2। पहले यहाँ तक चेक करके बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. आपने इतना तो बहुत अच्छे से बता दिया कि सर डायरेक्शन तो आधे आधे टाइम इंटरवल के बाद चेंज हो रही है, क्योंकि भैया यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल है। तो पॉजिटिव के बाद हम नेगेटिव में कब पहुंचे? जब टाइम हमारा t/2 हो गया था। लेकिन अब मैं मैग्नीट्यूड के बारे में पूछ रहा हूं कि मैग्नीट्यूड सेम वैल्यू बार बार रिपीट होगी, लेकिन वो जो बार बार रिपीट हो रही है वो कितने टाइम के बाद रिपीट होगी? तो एक चीज खुद सोच के बताओ कि यार जैसे इधर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, पीक वैल्यू है I0, लेकिन ये I0 पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है? Positive. में. Positive. पॉजिटिव में है। यहाँ पे वैल्यू तो सेम आ रही है I0, लेकिन ये नेगेटिव में आ रही है, तो हम इसको सेम नहीं कहेंगे क्योंकि ये नेगेटिव में आ रही है। अब वापस से I0 पॉजिटिव में कब आएगा? वापस से I0 पॉजिटिव में यहां आएगा। तो भाई यहां से लेके यहां तक टोटल कितना टाइम चले जाएगा? टोटल एक टाइम पीरियड चले जाएगा।
तो डायरेक्शन तो हर एक हाफ साइकिल के बाद रिपीट होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितने टाइम के बाद रिपीट होता है? मैग्नीट्यूड एक Time. पूरे टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है। क्या ये चीज क्लियर हुई या अब समझाना है फिर से? Done, sir. चलो क्लियर क्लियर है, वेरी गुड। अब मैं बात कर रहा था कि भैया आपको करंट के जो आपके घरों में आ रहा है आपको उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो भैया याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया के लिए कि इंडिया में वोल्टेज कितना फ्लो करता है करंट का, आपके घर में कितना वोल्टेज आता है ये तो पता होगा भैया? वेरी गुड, 220 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो याद रखना फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया के लिए है भैया 50 हर्ट्ज। ये चीज याद रखना 50 हर्ट्ज, ये पूछा जाता है 1 मार्क्स में। डन सर। डन, गुड। तो यहां तक की सारी चीजें क्लियर है, तो बढ़े फिर से आगे। Yes, sir. चलो Yes, sir. अब यार ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? इसको मेजर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे डायरेक्ट करंट, मेरे को बताओ डायरेक्ट करंट हम कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं? करंट कौन से डिवाइस से मेजर कर रहे थे हम? मैग्नीट्यूड। एमीटर। भाई वेरी गुड, हम अमीटर से मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट करंट को। और अगर करंट बहुत छोटा हुआ तो फिर भाई हम उसको गैल्वेनोमीटर से मेजर करके बता दो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव डिवाइस है तो बड़ा करंट नहीं मेजर कर पाता। माइक्रो एम्पेयर्स में कोई करंट होगा तो वो इसको मेजर करके बता देगा। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट को आप अमीटर से या गैल्वेनोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्या थोड़ा सा सोच सकते हो क्यों कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट को क्यों नहीं मेजर कर सकते इन नॉर्मल डिवाइसेस अमीटर और गैल्वेनोमीटर से? क्योंकि हर एक पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्योंकि इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज तुम्हारी वॉइस लैग कर रही है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बस इधर सुनो इधर सुनो। सपोज ये मेरे वैल्यू कंटिन्यूअस होती है। बिल्कुल, ये मेरे गैल्वेनोमीटर मैंने ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं भैया। ये मेरा गैल्वेनोमीटर, ये मार्क 0, यहाँ पे इस तरीके के मार्किंग्स बने होते हैं और ऐसे ही मार्किंग्स यहाँ पे भी बने होते हैं। तो यार अगर आपके पास एक डायरेक्ट करंट है तो डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन तो चेंज होती ही नहीं। डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो भाई करंट या तो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। सपोज मैं कह रहा हूं करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो भैया उस केस में ये नीडल क्या करेगी, ये कहीं ना कहीं राइट साइड, ये कहीं ना कहीं राइट साइड फ्लक्चुएट कर जाएगी। और करंट की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है तो ये एक ही जगह पे फ्लक्चुएट करके रुक जाएगी। क्या सबको ये चीज समझ में आई? यस सर। सिमिलरली अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा तो कुछ नहीं होगा, बस करंट हमारे जो ये गैल्वेनोमीटर की नीडल है या मीटर की नीडल है ये लेफ्ट में अपना फ्लक्चुएशन शो कर देगी और वैल्यू कांस्टेंट है तो ये एक जगह फ्लक्चुएट करके रुक जाएगी। लेकिन भैया ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर तो क्या होता है, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होती रहती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है और ये प्रोसेस बहुत फास्ट है। हमें कैसे पता चला ये प्रोसेस बहुत फास्ट है? यार जब हमारे इंडिया के लिए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, क्या आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो कि एक वैल्यू कितनी बार रिपीट, कितने टाइम में रिपीट हो रही है? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 1 बाय फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 बाय 50। 1 बाय 50 भैया कितना हो गया? 0.02 सेकेंड्स हो गया। यस सर। तो ये वाला टाइम क्या बड़ा टाइम आ रहा है या बहुत ही छोटा टाइम आ रहा है? भैया ये तो बहुत ही छोटा टाइम आ रहा है, मतलब 1 सेकंड भी नहीं ले रहा वो। तो 1 सेकंड भी नहीं ले रहा, नीडल इधर 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 ऐसे कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो अगर वो इतने कम टाइम में, इतना छोटा टाइम है इसके फ्लक्चुएशन का कि आपको धोखा होगा। आपको क्या धोखा होगा? आपके हिसाब से नीडल आपको फ्लक्चुएट करती ही नहीं दिखाई देगी। क्या भैया ये वाली बात समझ में आई या रिपीट करूं? सर आगे समझ। खुद सोचो, एक पेन लो, अगर मैं ऐसे धीरे धीरे इसको फ्लक्चुएट करा रहा हूं तो आपको ये फ्लक्चुएट करता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं इतना ज्यादा, ये तो मैं फिर भी बहुत धीरे फ्लक्चुएट कर रहा हूं। मेरी ऑल्टरनेटिंग करंट की जो नीडल है, टाइम पीरियड है वो 0.02 सेकंड्स आ रहा है, मतलब वो तो इतना ज्यादा तेजी तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है कि आपको ये फ्लक्चुएट करता ही नहीं दिखाई देगा। आपको नीडल बिल्कुल जहां है 0 पे ही दिखाई देगी।
इतना ज्यादा फास्ट ऑसिलेशन हो रहा है। तो इसलिए हम अमीटर को मतलब सॉरी ऑल्टरनेटिंग करंट को अमीटर या गैल्वेनोमीटर से मेजर नहीं कर पाते। क्या भैया सबको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ? यस तो Yes, sir. इसी चीज को, ये तो मैंने थ्योरेटिकल समझा दिया, लेकिन इसी चीज को हम थोड़ा सा प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली कि भैया क्यों हम मेजर नहीं कर सकते हैं इसको अमीटर या गैल्वेनोमीटर से, इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। तो आओ भैया लेट्स प्रूव इट मैथमेटिकली। तो भैया लिख लो, बिल्कुल ऋत्विका, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इतना कम टाइम पीरियड है कि आंखों को धोखा होगा, उसके हिसाब से नीडल फ्लक्चुएट करती ही नजर नहीं आएगी। बिल्कुल सही। तो भैया हेडिंग लिखो एवरेज करंट, और याद रखना हम कौन सा करंट निकाल रहे हैं एवरेज, भैया ऑल्टरनेटिंग करंट। एवरेज करंट का मतलब है कि एक टाइम इंटरवल होना चाहिए। तो हम टाइम इंटरवल कितना ले रहे हैं, हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं 0 से लेके एक कंप्लीट साइकिल का टाइम, मतलब 0 से लेके टी टाइम तक का, तभी तो एक कंप्लीट साइकिल होगी। यहां पे लिख देता हूं फॉर वन कंप्लीट साइकिल। भैया स्टार्ट करूं? यस चलो Yes, sir. यार, आपने पढ़ रखा है कि इधर करंट वेरिएबल है, तो करंट का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डी क्यू की जगह क्या मैं आई डी टी लिख सकता हूं? यस ठीक। Yes, sir. अगर मेरे को टोटल चार्ज निकालना है तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन। मैं टोटल चार्ज कितने टाइम के लिए निकालना चाहता हूँ, 0 से लेके टी तक के लिए निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे टाइम की आप लिमिट्स क्या रखोगे, 0 से टी तक। यहां से आपको मिलेगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। अब भैया आप कैलकुलेट करना चाहते हो एवरेज करंट, तो एवरेज करंट का फॉर्मूला होगा टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है वन टाइम पीरियड, वन साइकिल का टाइम पीरियड, कैपिटल टी। तो बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो टोटल चार्ज की जगह हम लिख देंगे भैया आई डी टी, जहां पे लिमिट्स होगी 0 से लेके टी तक, डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। यहां तक पहले कंप्लीट कर लो और चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो। डन सर। बहुत सही। अब यहीं पे एक छोटी सी बात समझ लो, हमारे पास इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फॉर्मूला था ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट का फॉर्मूला था ई इंड्यूस या ई इंस्टेंटेनियस बाय आर। तो ये इक्वेशन बन जाएगा ई नॉट बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी। ई नॉट बाय आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या सबको ये वाली इक्वेशन भी समझ में आ रही है कि हमारा Yes, हर sir. एक टाइम पे करंट अलग अलग आएगा, टाइम की वैल्यू रख देंगे तो ई इंस्टेंट निकल जाएगा, और आई नॉट क्या होगा, आई नॉट मैक्सिमम करंट होगा। मैक्सिमम करंट मतलब ये वाला करंट, प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट प्लस आई, ये वाला करंट। अब इस इक्वेशन की वैल्यू, जो ये इक्वेशन 1 है, इसकी वैल्यू भैया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हमारे पास फाइनल रिलेशन क्या आएगा, हमारे पास फाइनल रिलेशन आएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं कि आई एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी। और ये लिमिट्स लग रही थी 0 से लेके टी तक। अब सब लोग आराम से कंप्लीट कर लो, चेक करके बता दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। और ये क्या बात है भैया, स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, सीधे 39 से 31 पे पहुंच गए हैं हम। डन हाँ, सर। बोलो। डन। Next line. नेक्स्ट स्लाइड। Yes, sir. Done, sir. डन। चलो अब यार आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन देखना पड़ेगा। भैया साइन ओमेगा टी डॉट डी टी, इसका इंटीग्रेशन भाई मुझे लगता है आप लोगों को इतना ज्यादा याद नहीं होगा, तो भैया इसका इंटीग्रेशन बता देता हूं। सर इक्वेशन फर्स्ट वाला रिपीट कर दीजिए। ओके चलो डन। एक मिनट, चलो इधर। यार ये चीज क्लियर है आपको, एक बार चेक करके बताओ भाई, क्या कहते हैं प्रतिभा, कि ये वाली इक्वेशन ई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी,
प्रतिभा मैडम यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? अब मैं क्या कह रहा हूं, ये ईएमएफ है, वोल्टेज है। आप बार बार अपने ओम्स लॉ को मत भूलो भैया। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे को किसकी वैल्यू मिलेगी? मेरे को करंट की वैल्यू मिलेगी। तो इसीलिए इस ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। अब ये ईएमएफ है लेकिन मैक्सिमम ईएमएफ है, तो मैक्सिमम ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस वो क्या बनेगा? मैक्सिमम करंट बनेगा। साइन ओमेगा टी एज इट इज, ई इंस्टेंटेनियस बाय आर क्या बन जाएगा? करंट इंस्टेंटेनियस। प्रतिभा आप चेक करो, क्लियर है कि आर कहां गायब हुआ? ई नॉट बाय आर बेसिकली करंट में कन्वर्ट हो गया। चलो डन। तो भैया मैं इसका इंटीग्रेशन करके बता रहा हूं। आई नॉट कांस्टेंट है वो आ गया बाहर। साइन ओमेगा टी का, भैया साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, इसकी लिमिट्स लग जाएगी 0 से लेके कैपिटल टी, और एक टी हमारा डिवीजन में पहले से ही था। यहां तक भी चेक करके बता दो कि भैया यहां तक जो ये फाइनल फॉर्मूला आया, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो नो सर। बढ़िया। अब प्लीज यहां तक पहले कंप्लीट करो। अब एक कॉन्सेप्ट समझाना है, वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हाँ डन सर। क्या कहते हैं वो? डन सर। डन, बिल्कुल भाई बिल्कुल। यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, ये लो माइनस साइन, साइन का इंटीग्रेशन कॉस में। आकाश बिल्कुल सही। चलो अब इधर बात समझो। अगर मेरी कोई भी क्वांटिटी साइन पे डिपेंड कर रही है या कोई भी क्वांटिटी कॉस पे डिपेंड कर रही है, तो उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं कि भैया वो साइनोस्यूडल क्वांटिटी या साइनोस्यूडल फंक्शन है। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार चेक कर लो क्या ये चीज याद है या नहीं। यस सर। यस सर। तो इधर मैंने क्या देखा, जो इधर मेरा एवरेज करंट है वो कॉस पे डिपेंड कर रहा है, इधर कॉस आ रहा है, तो मतलब भैया हमारा जो करंट है वो भी एक साइनोसॉइडल फंक्शन हो गया। अब एक टाइम पीरियड के अंदर करंट मतलब साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, एक पूरे टाइम पीरियड में? तो याद रखो एक पूरे टाइम पीरियड में साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू 0 हो जाती है। क्या ये चीज सबको पता है या रिपीट करना है? नहीं डन सर। डन सर। भाई जैसे अगर मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करूं तो आप खुद देखो, एक कंप्लीट साइकिल में जिस वैल्यू से स्टार्ट किया था वापस उसी वैल्यू पे पहुंच गए। ठीक है, मतलब वही सेम वैल्यू हमारी रिपीट हो गई है। सेम चीज कॉस के अंदर भी होता है, बस कॉस का ग्राफ हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होता, कॉस का ग्राफ हमारा 90 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो इस टाइप का हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। तो जिस वैल्यू से स्टार्ट हुआ उसी वैल्यू पे वापस पहुंच जाता है एक कंप्लीट टाइम पीरियड पे। तो इसलिए अगर मैं कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा लिमिट्स डाल रहा हूं 0 से टी तक, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, तो याद रखो इसका फाइनल आंसर 0 आएगा। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। बाकी मैं प्रूफ भी करके दिखा दूंगा अगर आप बोलोगे तो मैथमेटिकली। तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे कि हमारा आई एवरेज कितना आ रहा है, आई एवरेज 0। एक बार आप चेक कर लो भैया, क्या कुछ रिपीट करूं या ऊपर वाली चीज मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखानी है तो भी बता दो। सर रिपीट। रिपीट करना है, ठीक है। मैं देखो सिर्फ इस चीज को सॉल्व कर रहा हूं। कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा को लिमिट्स क्या रखनी है, स्मॉल टी की जगह रखनी है लिमिट्स, याद रखना 0 और कैपिटल टी। पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टी, ऊपर क्या चले गया स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, डिवाइडेड बाय फिर से ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय टी। चेक करके बताओ यहां तक कोई डाउट? मैंने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी अभी सिर्फ। नो सर। माइनस कॉस फिर से ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी, स्मॉल टी की जगह 0, डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय टी। अब चलो इसको सॉल्व करके दिखाता हूं भाई। यार इधर ये टी कटा ये टी कटा, cos 2 पाई, cos 2 पाई का मतलब हो गया cos 360 डिग्री। cos 360 डिग्री कितना होता है?
भाई cos 360 डिग्री कितना होता है? अरे कैसे लीचड़ लोगे भैया? cos 360 डिग्री 1, cos 0 डिग्री 1, cos 180 डिग्री -1, ये सारी वैल्यूज याद करानी पड़ेंगी क्या? cos 90 डिग्री 0। तो अगर मैं ऊपर यहाँ पे cos 2 पाई बच रहा है तो cos 2 पाई की जगह लिख दूंगा 1, और ये सब तो फालतू 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी माइनस। अब इधर देखो 2 पाई टी इंटू 0, तो ये क्या बन जाएगा? cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री भी कितना होता है? 1 होता है। 1 तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई बाई टी। यार इधर भी 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई बाई टी, इधर भी 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई बाई टी। तो इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा? 0 तो मैंने कहा इतनी लंबी कैलकुलेशन एग्जाम में तुम्हारी मर्जी है शो करना ना करना, बाकी एग्जाम में शो नहीं करना होता। आप बस ये लिखोगे कि कॉस या साइन, अगर इधर कॉस की जगह साइन होता तो भी सेम आंसर आता कि भैया कॉस और साइन एक कंप्लीट साइकिल के लिए भैया इनका 0 होता है। तो यही चीज मैंने यहां कर दी, मैंने इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू 0 कर दी। 0 को आई नॉट बाय टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 0 ही आएगा, तो इसलिए आई एवरेज कितना आया? 0 आया। 0 तो अगर एवरेज करंट 0 आ रहा है तो अमीटर और गैल्वेनोमीटर 0 वाली नीडल पे ही रुका रहेगा, वो कहीं मूव नहीं करेगा। और एक्चुअली में मूव कर रहा है लेकिन आपको दिखाई वो 0 पे दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अरे प्रतिभा मैडम ये तो बस ऐसे मेरे बोलने का स्टाइल है, ली चढ़ो लोग। नेक्स्ट स्लाइड, ये लो नेक्स्ट स्लाइड। भैया स्ट्रेंथ हमारे 27 पहुंच गई है, बड़ी बदतमीजी वाली बात है। स्मिता मैडम थैंक यू। बाकी भाई मेरा ऐसे ही होता है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही अपने फ्रेंडली टोन में आ जाता हूँ, तो भावनाएं को गलत उसमें ना लेके जाएं। अरे बिल्कुल प्रतिभा मैडम, यो हीरो बिल्कुल। भाई फटाफट जैसे कंप्लीट हो जाए बता देना, फिर मैं आगे समझाऊंगा। अरे वाह, मेरा डायलॉग भावनाओं समझ गए, चलो बढ़िया। चलो लेट्स प्रोसीड। तो यार मैंने आपको क्या बोला, हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम इस ऑल्टरनेटिंग करंट को पूरी साइकिल के लिए तो मेजर नहीं कर सकते। तो भैया इसके दो तरीके हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के। क्या दो तरीके हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के? भैया पहला तरीका कि आप जो आई एवरेज निकाल रहे हो ना, निकालो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप इसको कंप्लीट साइकिल के लिए मत निकालो। आप किसके लिए निकाल लो? हाफ साइकिल के लिए निकाल लो। क्योंकि अगर मैं हाफ साइकिल के लिए निकालूंगा तो मतलब या तो नीडल राइट साइड फ्लक्चुएट करेगी या सिर्फ कहां फ्लक्चुएट करेगी? लेफ्ट साइड। तो वो दोनों साइड फ्लक्चुएट नहीं करेगी, तो उस केस में मेरे आंखों को धोखा नहीं होगा, और उस केस में भैया हमें नीडल थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती हुई दिख जाएगी। तो अब इसके लिए है ना डेरिवेशन पूरी फिर से रिपीट नहीं करके दिखाऊंगा मैं। अगर एग्जाम में आया तो आपको रिपीट करनी पड़ेगी, लेकिन हम रिपीट नहीं करेंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, हमारे पास अभी एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या आया था? माइनस, माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, तो प्लीज माइनस साइन मत लगाना। आई नॉट बाय टी, और हमारे पास इधर ब्रैकेट में क्या था? कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। पहले लिमिट्स लग रही थी 0 से लेकर टी तक, क्योंकि वो कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम लिमिट्स क्या लगा देंगे? 0 to t/2 0 से t/2। अब हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। क्या भैया सबको ये बात समझ में आ रही है? yes sir Done. तो अब जहां जहां आपको t दिख रहा है ना, वहां वहां आप t/2 कर दोगे इस तरीके से। तो अब आप फाइनल आंसर याद रखो, फाइनल आंसर कि भैया एवरेज करंट हाफ साइकिल के लिए कितना आता है? फुल साइकिल के लिए तो 0 आता है, लेकिन हाफ साइकिल के लिए आता है, इसको पूरे को सॉल्व करने पे। भैया सॉल्व आप खुद करोगे, कैलकुलेशन पार्ट है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। भैया आंसर आता है 2I0/π। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल इज 2I0/π, और 2/π को सॉल्व करोगे तो भैया ये वैल्यू आ जाएगी 0.637I। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं ई एवरेज,
ई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, तो ये आई नॉट की जगह बस लिख दोगे ई नॉट बाय पाई, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग 0.637, दैट इज ई नॉट। ये हो गया एक तरीका ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने का। Done. डन। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट तरीके पे। भैया नेक्स्ट तरीका क्या है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने का? दूसरा तरीका है भैया आई आर एम एस वैल्यू निकालना। क्या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है आई आर मतलब वो वी आर एम एस वगैरह? Yes, sir. आर एम एस की फुल फॉर्म क्या है? आर एम एस का मतलब रूट Root means square. याद रखना, ये आरएमएस हम कब कब कैलकुलेट करते हैं भैया? आरएमएस हम जनरली हीटिंग वाली चीजों के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसको अब इसी तरीके से समझो भाई। सपोज ये मेरे पास कोई एक वायर है जिसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है आ, मैं कह रहा हूं सपोज इसमें मैं डायरेक्ट करंट फ्लो करा रहा हूं, तो डायरेक्ट करंट की कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो भैया करंट हमारा राइट साइड ही फ्लो कर रहा है सपोज। तो जब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा हुआ है कि भैया जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करेगा तो वो इस वायर में क्या प्रोड्यूस कर देगा? हीटिंग इफेक्ट, हीट लॉस प्रोड्यूस करेगा। क्या भैया याद है आपको ये चीज या नहीं? Yes, sir. तो इस वायर के अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो हीट निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट करंट के लिए होता था आई स्क्वेयर square. आर टी, क्योंकि इधर करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती थी टाइम के हिसाब से। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट करंट की। लेकिन एक बात बताओ, ऑल्टरनेटिंग करंट में जैसे ये मेरा वायर है, अब ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या हो रहा है? आधे साइकिल के लिए तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आधे साइकिल के लिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो क्या इससे हीटिंग इफेक्ट में कोई फर्क पड़ेगा या हीटिंग इफेक्ट कैंसिल होगा? sir Cancel. cancel होगा। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो भैया? चाहे करंट इधर फ्लो करे चाहे करंट इधर फ्लो करे, करंट फ्लो कर रहा है तो हीट तो प्रोड्यूस होगी ही होगी। हीट एक एनर्जी है, एनर्जी कैसे कैंसिल आउट हो सकती है? Yes, sir. Yes, sir. भैया फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया तुमने क्या किया, एक पानी गर्म करने की बाल्टी ली, उसमें मतलब पानी गर्म कर रहे हो, तुमने एक हीटिंग रॉड डाल दी और एक दूसरी हीटिंग रॉड डाल दी, तो क्या ऐसा है कि एक हीटिंग रॉड पानी गर्म करेगी लेकिन अब दूसरी हीटिंग रॉड पानी को ठंडा करेगी? उसका उल्टा काम करेगी। No, थोड़ी होता sir. है। भैया दो हीटिंग रॉड डाल रहे हो तो भैया होगा क्या? दोनों की डायरेक्शन करंट की अलग अलग हो सकती है, लेकिन करेंगे तो दोनों पानी को गर्म ही, क्योंकि हीट Yes, sir. Yes, sir. तो इधर भी वही कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं कि भैया चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वायर अल्टीमेटली हीट ही होगी। तो अगर ये वायर हीट ही होगी तो मैं ये पता कर लूं कि ये वायर में कितना हीटिंग इफेक्ट हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो जब हमारी हीटिंग इफेक्ट कैलकुलेट होगी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे आई स्क्वेयर आर डी टी। dt क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर एक टाइम इंटरवल के लिए करंट की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी, और फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा एक पूरे टाइम इंटरवल के लिए। तो अगर मैं इसको एक पूरे टाइम इंटरवल के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि पूरे एक साइकिल के लिए, चाहे करंट ऐसे गया या ऐसे गया, पूरी एक साइकिल के लिए टोटल कितना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला हम कौन से केस में यूज करेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में यूज करेंगे। आई होप चीजें क्लियर हो गई। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो इसलिए एक Yes, डिवाइस होता है, एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं हॉट वायर अमीटर। तो हॉट वायर अमीटर क्या करता है? बिल्कुल जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही काम करता है। ये इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट कैलकुलेट करता है, करंट की वैल्यू नहीं, हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट के हिसाब से हमें करंट की वैल्यू मिल जाती है। तो अब IRMS की एक काम करो, डेफिनेशन लिखो और फिर इसको कैलकुलेट करना शुरू करेंगे कि भैया इसको कैलकुलेट कैसे करना है।
भैया लिखने शुरू करूं डेफिनेशन? Yes, sir. लिखो भैया, इट इज दैट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट, it is that constant value of current which would produce same heating effect as AC current in one complete cycle। पहले आप डेफिनेशन लिख लो, फिर इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। इसमें 2 पॉइंट्स मेन है जो याद रखना है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट एंड सेम हीटिंग इफेक्ट। यहां तक नोट डाउन करें प्लीज, और 1 मिनट में। भैया हो गया सबका? डन सर। चलो भाई बहुत सही। तो आओ यार, अब समझो ये आरएमएस वैल्यू हमें किस चीज की हेल्प कर रहा है। ठीक है यार, याद रखना जैसे मैंने बोला कि ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, लेकिन मैं एक यूनिक वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं जो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे जैसे हमारा ये चेंजिंग कर रहा था। 1 मिनट की डेफिनेशन तो पेपर में भी आई थी 1 मार्क्स में। बिल्कुल भाई, जैसे कि आप इस तरीके से समझो, मैं आपको थोड़ा सा 11th क्लास के उसमें लेके जा रहा हूँ कंसेप्ट में। आप इस तरीके से समझो कि सपोज भैया मैंने ट्रेवल किया दिल्ली टू हिमाचल में कोई भी एक जगह, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि भैया ये डिस्टेंस, ऐसे मैं कुछ अज्यूम कर रहा हूं कि सपोज ये डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और इसको मैंने कितनी देर में कवर किया। सपोज मैं कह रहा हूं इसको मैंने कवर किया 5 आवर्स। अब मेरे को बताओ, जब मैं दिल्ली टू हिमाचल ट्रेवल करूंगा तो क्या मेरी स्पीड कांस्टेंट रहेगी या फिर अलग अलग होगी? अलग अलग। अलग अलग। भाई डेफिनेटली अलग अलग होगी ना यार। जब मैं दिल्ली से स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी मेरी बाइक की या कार की कुछ 0, भैया खाली हाईवे मिला कुछ ना कुछ ज्यादा हो गई यहाँ पे 60, और खाली हाईवे मिला 80, फिर से रेड लाइट मिली 0। तो इस तरीके से भैया स्पीड अलग अलग होगी। रास्ते में अगर मेरे को सुंदर लड़की में दिखेगी तो मैं उसको देखने के लिए रुक जाऊंगा तो स्पीड में भी 30 भी हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड अलग अलग है, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस मैंने कितने टाइम में कवर किया है? 5 आवर्स में। तो यार हम क्या कर रहे हैं, हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो जरा चेक करके बताओ एवरेज स्पीड कितनी आई? एवरेज स्पीड आई 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये बताओ ये 40 किलोमीटर पर आवर का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूज है इस 40 किलोमीटर पर आवर का? तो 40 किलोमीटर पर आवर क्या कर रहा है, ये आपको एक कांस्टेंट यूनिक वैल्यू दे रहा है। कांस्टेंट यूनिक वैल्यू का मतलब क्या है कि भैया अगर मैं दिल्ली टू हिमाचल इस कांस्टेंट स्पीड से चलूं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ना तो कम करूं ना तो ज्यादा करूं, तो मैं 200 किलोमीटर इतने सेम टाइम में कवर कर जाऊं। क्या चीजें क्लियर हुई? यस सर। तो हमने क्या कर दिया, ये अलग अलग 60, 80, 30, 40 इन सब वैल्यूज को रिप्लेस करके मैंने एक कांस्टेंट यूनिक वैल्यू फाइंड कर दी, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करेगी। तो बस इधर हम वही कर रहे हैं IRMS वैल्यू के साथ कि भैया हमारे करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो मैं चाहता हूं इस मतलब बार बार जो वैल्यू चेंज हो रही है उसकी जगह एक कांस्टेंट करंट फाइंड कर दूं, इसको एक यूनिक वैल्यू में रिप्लेस कर दूं। और ये यूनिक वैल्यू क्या करेगी, ये सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी सेम टाइम के अंदर। भैया डन डन डन? यस यस अब सर। इसको देखो, अब इसकी वर्डिंग से पकड़ो। रूट करना है मीन का स्क्वायर का, रूट मीन स्क्वायर। तो इसलिए हमारे पास IRMS का फॉर्मूला क्या आएगा कि सबसे पहले तो मीन निकालो। मीन का मतलब होता है एवरेज, इसका स्क्वायर कर दो।
खिचपीट लग गई मने मने। अरे भैया माइक उस पे करो, म्यूट पे। तो मैंने पहले मीन का स्क्वायर कर दिया, मीन का मतलब एवरेज, एवरेज का स्क्वायर कर दिया। अब इसका क्या करना है मेरे को इसका स्क्वायर रूट करना है। तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर। सबको वर्डिंग से समझ में आ गया? यस सर। Yes sir. भैया आप मेरे को बताओ, आई एवरेज का अभी फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? आई एवरेज का फॉर्मूला यही तो लिखा था ना? 2 I know. नहीं नहीं, वो तो हाफ साइकिल के लिए हो गया। आई एवरेज का जनरल फॉर्मूला आई इंटू डी टी बाय कैपिटल टी, याद आया? ये आई एवरेज है, इसका स्क्वायर करना है और इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। चेक करके बताओ भैया, यहां तक भी कोई दिक्कत? तो Done, sir. हमारे पास आई आर एम एस का फॉर्मूला आ जाएगा आई डी टी मतलब आई स्क्वायर डी टी बाय टाइम पीरियड टी, और लिमिट्स लगेगी 0 से लेके टी तक, क्योंकि मैं एक कंप्लीट साइकिल के लिए फाइंड कर रहा हूं। अब आप क्या करोगे, आपको फिर से कैलकुलेशन शो नहीं करनी है, फिर से कैलकुलेशन शो नहीं करनी है, आप डायरेक्टली अपना आंसर लिखोगे। लेकिन एग्जाम में याद रखना ये डेरिवेशन आती है आईआरएमएस के लिए, तो इसके आगे का स्टेप मैं बस एक लिख के दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन फिर से करना आपका काम है। इंटीग्रेशन ऑफ आई की जगह क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर इंटू डी टी, लिमिट्स लगेगी 0 से लेके टी तक, डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। फर्दर सॉल्विंग आप खुद करोगे, मैं नहीं करूंगा। इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूं, आई आर एम एस आएगा हमारे पास इस पूरे को सॉल्व करके और लिमिट्स लगा के, आई नॉट बाय रूट टू। आई नॉट बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू कितना होता है भैया, 0.707। भैया क्या लिख दिया चैट बॉक्स में, तो ये हो जाएगा 0.707 आई नॉट। क्या किसी के लिए रिपीट करना है क्या ये सब चीजें? नो सर। सिमिलरली ई आर एम एस क्या है, ई नॉट बाय रूट टू, तो दैट इज 0.707 ई नॉट। भैया ये आई एवरेज का और आई आर एम एस का, ये दोनों वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी आपको। चलो प्रतिभा, मतलब आपके यहाँ ऐसा सिस्टम है क्या कि मिड टर्म्स हो गया तो अब ये रिपीट नहीं होगा? Yes sir. अच्छा, सर ये हर जगह ही है। नहीं सीबीएसई में थोड़ी है, सीबीएसई में तो फुल सिलेबस आएगा वन शॉट में। मैं वही कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम जो फरवरी में होंगे उसके अंदर तो भैया फुल सिलेबस आएगा ना। एचपी बोर्ड में ऐसा नहीं, में तो ऐसा ही है। ओके, एचपी बोर्ड में 2 टर्म्स 2 बार बोर्ड्स ले रहे हैं, एक बार फर्स्ट हाफ सिलेबस का, एक बार हाफ सिलेबस का। Yes sir. ओके ओके, फिर तो हम क्यों इतना मगजमारी कर रहे थे यार, फिर तो खामखा तुमने डेरिवेशन करवा दी मुझसे। बड़े गंदे लोग हो यार, मेरे को नहीं पता, सॉरी भैया। चलो अब एक चीज समझो भैया, बस एक लास्ट चीज समझ के मेरे को वो कर दो कि यार मैंने अभी तुम्हें बोला कि हमारे इंडिया के अंदर कितना वोल्टेज आता है कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, 220 वोल्ट 220 volt. और 50 हर्ट्ज। लेकिन एक बात बताओ कि ये जो वैल्यू है 220 वोल्ट, ये ई आर एम एस की वैल्यू है या ई नॉट की वैल्यू है? तो यार एक बात बताओ, अभी मैंने तुम्हें बताया ना, हमारे पास जो घर में करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट आता है या डायरेक्ट करंट आता है जो हमारे घर में मेन सप्लाई से? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। वेरी गुड, हमारे घर के जो मेन सप्लाई में करंट आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, मतलब अल्टरनेटिंग सोर्स है। तो भैया ये वोल्टेज कांस्टेंट 220 कैसे कह दिया हमने? अगर मैं ये 220 एक कांस्टेंट वैल्यू कह रहा हूं तो भैया फिर ये वैल्यू कौन सी होगी? अगर मैं एक कांस्टेंट वैल्यू कह रहा हूं तो बहुत क्लियर कट है कि भैया ये ई आर एम एस वैल्यू है। क्या समझ में आ गई ये वाली बात? Yes sir. तो याद रखना, जो वोल्टेज हमारे घर में आ रहा है वो 220 कांस्टेंट नहीं आ रहा, वो तो हमने उसको कांस्टेंट में रिप्लेस करके लिखा हुआ है, ई आर एम एस वैल्यू लिखी है। हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो 220 से कम भी आ रहा है और 220 से ज्यादा भी आ रहा है।
तो आपको क्या करना है, अगर मैं आपको ERMS वैल्यू दे रहा हूं तो वो आपसे यही पूछेगा कि भैया ये बताओ कि मैक्सिमम मतलब पीक वैल्यू ऑफ EMF कितनी हो सकती है। तो बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे इसको कि मैक्सिमम इससे ज्यादा वोल्टेज तो एक्सीड करेगा ही नहीं करेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, अभी मैंने आपको ERMS का फॉर्मूला क्या बताया था, ERMS का फॉर्मूला बताया था E0/√2 और E0 मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि ये मैक्सिमम पीक वैल्यू है। तो अगर क्वेश्चन ने मेरे से E0 कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो मैं ERMS into √2 कर दूंगा। तो भैया हमारे घर में जो वोल्टेज आएगा वो 220√2 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। अब चेक करके बताओ भैया यहाँ तक की जितनी बातें आज करी क्या सब कुछ समझ में आ गया या कुछ रिपीट करना। Yes, sir. चलो डन। तो भैया याद रख लेना आई एवरेज का फॉर्मूला, ई एवरेज का फॉर्मूला, ERMS का फॉर्मूला, और वो जो मैंने आपको डेरिवेशन कराई वो भी एक बार बस चेक कर लेना। अब तो आपका एग्जाम हो चुका है लेकिन बस फिर भी एक बार बस स्टेप्स को एक बार रीड टाइप कर लेना, गो थ्रू कर लेना, बस इतनी सी बातें कर लेना। Yes, sir. चलो तो भैया आज के लिए इतना ही।